हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि हम शिक्षक भर्ती 2025 केमिस्ट्री के लिए जो सीरीज शुरू किए थे, उसमें लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था सॉलिड स्टेट के बारे में। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमार्फस सॉलिड। मैं आपको बता दिया हूँ मार्फस सॉलिड क्या होता है और अमार्फस सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी बताया था, आप जाके लेक्चर को देखिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, अमार्फस सॉलिड कैन बी मॉड्यूल्ड बाय हीटिंग, मतलब अमार्फस सॉलिड को गर्म करके ढाला जा सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब क्या है, जो सही नहीं है, किसके लिए, अमॉर्फस सॉलिड के लिए सही नहीं है, उसको चूज करना है। तो जो सबसे पहले सही है उसको चूज कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे देखिए, अमॉर्फस सॉलिड कैन बी मॉड्यूल बाय हीटिंग, बिल्कुल सही है ये। उसको हीट करके क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं। दूसरा है, वे एनाइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, क्या नेचर के होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नेचर। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। पहले अभी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आपको आंसर बताएंगे। तीसरी बात है इसमें, तीसरी जो ऑप्शन है, ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, और चौथा है क्या, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रखने पर वे क्रिस्टली हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सही नहीं है। तो इसमें क्या सही नहीं है, इसका आंसर है वे एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉरी, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ध्यान दीजिए, जो मैं सबसे पहले लेक्चर बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक नेचर के हो, ये आंसर है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है। हमको पता है ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब समदैशिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेफाइट इज अ, ग्रेफाइट क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, या मेटेलिक सॉलिड है। तो इसका आंसर क्या है, हमको पता है ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है, ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। ग्रेफाइट क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आणविक सॉलिड दिया है, सहसंयोजी सॉलिड दिया है, या आपका आयनिक सॉलिड दिया है, या आपका धात्विक ठोस या धात्विक सॉलिड दिया है। तो याद रखिए, जो कार्बन वाले होते हैं, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, ग्रेफाइट। और ये कौन सा सॉलिड है, ये है आपका कोवेलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट जो है कोवेलेंट सॉलिड है। चलिए तीसरा, विच नेटवर्क सॉलिड, यानी कि विच इज नेटवर्क सॉलिड फ्रॉम फॉलोइंग। इसमें आपको चार ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें पूछा है नेटवर्क सॉलिड कौन सा है। नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड मतलब एक प्रकार से क्या है, ये आपका एक जाल संरचना बनाता है, नेटवर्क मतलब जाल होता है। तो ये कौन सा सॉलिड होता है, जो सिलिका कार्बाइड होता है, SiC। यहाँ देखिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड का बनाता है और सेम कंपाउंड से नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए I2 क्या है आपका, ये तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, वैसे H2O है, CO2, ये सब क्या है, आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। याद करो, एक टेबल बताया था मैं, सारे सॉलिड के टाइप बताया था, और उस सॉलिड के टाइप में आपको बताया था नेटवर्क सॉलिड क्या होता है। तो नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में याद रखिएगा, सिलिका कार्बाइड है। हाँ, इसका और अल्टरनेट एग्जांपल बताता हूँ, सिलिका कार्बाइड है, उसी तरीके से आपका बोरॉन नाइट्रेट होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो जर्मेनियम होता है, ये सब क्या बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, सॉरी, एक कितना हो गया, 1 2 3 4। इसमें देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों को पहचानिए, सही कथनों का चयन कीजिए। क्या दिया है, सबसे पहला, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ दूरी का क्रम होता है, दीर्घ दूरी का क्रम होता है, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। दूसरा ऑप्शन है, अमार्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस, सॉरी सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो हमको पता है क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। आपको पूछा क्या है,
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बी गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपके आंसर में छिपा रहता है। आपको पूछा है सही कथनों का चयन कीजिए, मतलब ऐसा इसमें से ऑप्शन ढूंढिए जो गलत है। हमको पता है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए क्या बोला है, ये आइसोट्रॉपिक बोला है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता। तो मुझे बताओ जिस जिस ऑप्शन में बी है वो कट जाएगा, जैसे ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट गया, बचा आपका सी और डी। ठीक है, अब चेक करते हैं। अमार्फस सॉलिड को कभी कभी स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, अमार्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताया था, जो रबड़ होता है, रबर, रबर देखना आपको ऐसे छूने से क्या लगता है, मतलब दिखने से सॉलिड रहता है, लेकिन आप जिसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, छुएंगे तो क्या होता है, वो मुलायम होता है, तो वो कहलाता है स्यूडो सॉलिड, मतलब सी आंसर सही है। ठीक है, चलिए हमारे पास सी आंसर सही है, और दूसरा ए भी सही है। क्या क्या बताया था मैं, क्रिस्टली ठोस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब बहुत लंबे दूरी तक वो एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है। चलिए हमको पता चल गया ए भी सही है और आपका सी भी सही है। अब आता है डी, अमार्फस ठोस या अमार्फस सॉलिड हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है भाई, अमार्फस जो ठोस होते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका एक सीमा, मतलब एक रेंज में होता है। ठीक है, अमार्फस ठोस हैव अ ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जैसे कि मैं आपको बताया था, ये जैसे 40 से 50 डिग्री का एक रेंज रहेगा, या 60 से 80 डिग्री का एक रेंज रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो अमार्फस ठोस तापमान जो होता है वो सीमा में एक ओवर रेंज होता है इसका। तो आप ऑप्शन डी भी सही है, आपका सी भी सही है और आपका ए भी सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, अमार्फस सॉलिड हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको बता चुका हूं मैं, डेफिनेट जब वर्ड आया तो याद रखना वो किसका प्रॉपर्टी है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्रिस्टल सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो अमार्फस सॉलिड में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, तो ऑप्शन ई कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए, सी और डी। एक बार जाके वीडियो को देखिए, नोट्स बनाए उसको पढ़िए, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्रिस्टली ठोसों के संबंध में सत्य है, क्या बोला है, क्रिस्टली ठोसों के संबंध में सत्य, मतलब आपको क्या बताना है, क्रिस्टल के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पजेस ब्लंट मेल्टिंग पॉइंट, ब्लंट मेल्टिंग पॉइंट जो दीर्घ दूरी के क्रम की अनुपस्थिति का लक्षण है। भाई हमको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है मतलब क्या है, ये अनुपस्थिति बता रहा है, मतलब सीधी सी बात है, ऑप्शन ए नहीं आ सकता। दूसरा, जब इन्हें काटा या धीरे धीरे ठोका जाता है तो ये अनियमित तरीके से टूटते हैं, बिल्कुल गलत बात है, अनियमित तरीके से नहीं टूटता। अनियमित तरीके से कौन टूटता है, आपका जो अमार्फस सॉलिड होता है वो अनियमित तरीके से टूटता है, लेकिन हमारा जो मार्फस सॉलिड है वो क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न में ब्रेक होता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा हमारा, ऑप्शन ए भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है, इनके यांत्रिक गुण उस दिशा पर निर्भर करते हैं जिनके साथ उन्हें मापा जाता है, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ठीक है, हर दिशा में अलग अलग वो प्रॉपर्टी शो करता है। आपको बता चुका हूं मैं, एनाइसोट्रॉपिक मतलब होता है विषम दैशिक, क्या बोला मैं, विषम दैशिक प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे प्रॉपर्टी बदल जाएगा, इफ यू चेंज द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी विल बी चेंज। और चौथी पार्ट है, ये बोल रहा है ये समदैशिक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, समदैशिक होता ही नहीं है, मतलब ये कौन सा है, अर्थात सभी दिशाओं में समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता आपका, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज आंसर सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख दिया हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड पजेस ब्लंट मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ absence ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। Second option is what? When cut or hammered gently, they break in an irregular manner. Irregular manner नहीं होता, किसमें होता है बताया था मैं, amorphous solid में irregular manner होता है। Third, the mechanical property depend upon the direction along which they are measured. मतलब आप अगर आपके पास ऐसा सॉलिड है, ठीक है, आप इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे अलग प्रॉपर्टी आएगा, इस डायरेक्शन से अलग मेजर करेंगे अलग प्रॉपर्टी आएगा,
इस डायरेक्शन से अलग प्रॉपर्टी आएगा। इट मीन्स इफ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन योर प्रॉपर्टी इज गेटिंग चेंज। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया था कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए हिंदी में, ठीक है। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, बिल्कुल गलत बात है, आइसोट्रॉपिक हो ही नहीं सकता है। क्या है आपका एनाइसोट्रॉपिक, तो आंसर क्या आएगा आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है आपका, सिलिकॉन कार्बाइड है आपका कोवेलेंट सॉलिड, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड इज अ नॉन पोलर सॉलिड। अभी नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर का हिंदी मतलब होता है अध्रुवीय सॉलिड होता है, ठीक है, अध्रुवीय सॉलिड। तो अध्रुवी कौन होगा भाई, नॉन पोलर मतलब क्या, अध्रुवी, और पोलर मतलब क्या होता है, ध्रुवी। पोलर मतलब क्या होता है, ध्रुवी। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है, HCl बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनता है, SO2 है। वाटर क्या है आपका, H2O है। ये सब क्या है, पोलर है। HCl भी पोलर है, SO2 भी पोलर, दो पोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ऐसे बनता है CO2, ठीक है। तो दोनों इसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बराबर है, इधर ये खींचेगा इधर ये खींचेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है आपका अध्रुवी सॉलिड है, याद रखिएगा, नॉन पोलर सॉलिड इज अ CO2, अध्रुवी सॉलिड है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की इनमें से चारों में से कौन प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, अ डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री बिल्कुल होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये भी होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये भी होता है, आइसोट्रॉपिक नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड कुड नेवर बी आइसोट्रॉपिक, इट इज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, जो कल मैं आपको लेक्चर लिया था उसमें ये बात किया था कि एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, एक एलिमेंट ए है, वो FCC स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बना रहा है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, फलक केंद्रीय घनीय सेल, ये बना रहा है फलक केंद्रीय घनीय सेल। उसका एज लेंथ का वैल्यू दिया है 361 पिकोमीटर, मैं आपको बताया था, एक ए बताया था, इसको क्या क्या बोलते हैं, एज लेंथ, नहीं देखे हो तो वीडियो जाके देख लीजिए। ए को बोलते हैं एज लेंथ, या बोला था मैं क्या, एज पैरामीटर, एज लिखते चलिए इसको, एज पैरामीटर, या इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल लेंथ। तीन चीज बताया था, या तो एज लेंथ, एज पैरामीटर, या यूनिट सेल लेंथ। इन तीनों में ए को बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है आपको, 361 पिकोमीटर। और रेडियस ऑफ एटम ए पूछा है, ए, अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, आपके लिए बताया था मैं, ए और आर का रिलेशनशिप बताया था, HCC के लिए, BCC के लिए, और आपका FCC के लिए। तो इन तीनों में ए और आर का रिलेशन क्या बताया था, देखिए यहाँ पे 4R इज इक्वल टू √2a, ठीक है, क्या बताया हूँ, 4R इज इक्वल टू √2a, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 361 पिकोमीटर, ए की वैल्यू दिया है कितना, 361 पिकोमीटर, निकालना क्या है, रेडियस मतलब आर। अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए 4R इज इक्वल टू √2a। अब अगर मुझे यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है, क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकालना है तो √2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4, आर इज इक्वल टू √2 इंटू ए की वैल्यू कितना दी है, 361 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इस पूरे इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना, जैसे क्या करके, √2 का वैल्यू होता है, ठीक है, 1.1414 मल्टीप्लाइड बाई 361 डिवाइडेड बाई आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये देखिए, इसका आंसर आएगा आपका 127.6 पिकोमीटर। मतलब अगर आपको FCC रहे, या SCC रहे, या BCC रहे, ये तीनों का फार्मूला लिखा के दिया हूं मैं, ठीक है। ए पूछा है तो आपको आर की वैल्यू दिया रहेगा, यदि आपको आर पूछा है तो आपको ए की वैल्यू दिया रहेगा। इट मीन्स ए और आर में जो रिलेशन वाला इक्वेशन बताया था उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
चलिए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयोनिक कंपाउंड, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा 127 पिकोमीटर। एन आयोनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर। एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें जो ए एटम है कहाँ पे रखा गया है, कॉर्नर में रखा गया है, कॉर्नर में। यहाँ पे जो जो बोला गया उसको बस लिखते चलिएगा। एक आयनिक कंपाउंड है, वो यूनिट सेल बना रहा है और ए आयन कहाँ पे है, कॉर्नर पे। बी आयन द सेंटर, बी कहाँ पे है, बी है आपका सेंटर में, यानी कि ये आपका कोने में है, ये आपका कहाँ पे है, केंद्र में है। और सॉरी सॉरी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द, हाँ सेंटर ऑफ द फेस में, कहाँ किसके फेस में, फेस के सेंटर में है। अब आपको पूछा है क्या, इंपेरिकल फार्मूला, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक आयनिक कंपाउंड में ए कहाँ पे है आपका, कॉर्नर में है, ठीक है, ए कहाँ पे, कॉर्नर में, और बी कहाँ पे है आपका, फेस के सेंटर में है, फेस सेंटर में। चलिए अब हमको याद करो वो लेक्चर जिसमें हम कंट्रीब्यूशन पढ़ाए थे। अगर कोई एटम, अगर कोई एटम कॉर्नर में प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 8 इंटू 1/8, आंसर आएगा 1, ये कट जाएगा। बी एटम कहाँ पे है, बोल रहा है फेस में है, और फेस के सेंटर में है, तो कितना फेस होता है, टोटल 6 फेस होता है, और एक फेस में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर कितना आएगा, 3। मतलब ए का आंसर आया 1 और बी का आंसर क्या हुआ, 3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A1B3 या AB3 जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें ए बी नहीं होगा, A2B नहीं होगा, A3B नहीं होगा, आपका आंसर ए कितना आ रहा था, A1 आ रहा था, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A, B और 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन भी किया हुआ है। ए एटम आर एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, दैट इज 8/8, मतलब आपका आंसर 1 आ गया। और बी एटम कहाँ पे है, फेस में है, और कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इसका शेयर कैसे रहता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। तो ए, बी और 3, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आता है, बहुत सिंपल है, आपको बस जानना है कि किसका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है। मैं बता चुका हूँ आपको, दोबारा रिपीट करता हूँ। कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, फेस में कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, बॉडी में जो केंद्र है, ठीक है, जो उसमें कंट्रीब्यूशन टोटल 1 होता है, ठीक है, और एज के सेंटर में जो होता है, एज मतलब जो किनारा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है। और अगर इंड सेंटर की बात करता है, इंड सेंटर का, तो वहां पे होता है 1/2। तो इस तरीके से इसको मैं लिखा दिया हूँ, आप जाके वीडियो को देखिए, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट किए थे कि सर टेलीग्राम का जो चैनल है क्या, टेलीग्राम का एक चैनल है, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं प्रेजेंटेशन को भी आपको वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिए आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम या जो परमाणु है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परमाणु की संख्या, तो एससीसी में कितना होता है, 1। बीसीसी में कितना होता है, ट्रिक बताया था, बीसीसी बॉडी, बी कितने नंबर का एलिमेंट, कैरेक्टर क्या बोलते हैं इसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी मतलब कितने में आता है, 2 में आता है, ठीक है। तो बी का, बीसीसी के लिए 2 बताया था, और एफसीसी के लिए क्या बताया था, एफ से 4। तो यहाँ क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर कितने आएगा, 2 आएगा आपका आंसर बी, ठीक है। 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, आंसर क्या है आपका, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, ये का आंसर क्या है आपका, बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल या लेटिस सेल विथ अ यूनिट सेल, हाँ देखिए, विथ अ यूनिट सेल एज ऑफ 361 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। यहाँ पे हमको इस कॉपर एटम से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है, इस एफसीसी से। मैं आपको बताया हूँ, एफसीसी के लिए फार्मूला क्या होता है, 4r इज इक्वल टू √2a, ठीक है। एफसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होता है, 4r इज इक्वल टू √2a। आपको आंसर क्वेश्चन में क्या दिया है, 361 पिकोमीटर, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू कितना, 361 पिकोमीटर। निकालना क्या है आपका, रेडियस आर, इसमें रख दीजिए आप, ए की वैल्यू 361 है,
और इस फार्मूला को, मेरे पास फार्मूला क्या है, 4r इज इक्वल टू √2a। इस फार्मूला में मुझे निकालना क्या है, r निकालना है, तो r को इधर रख दीजिए, √2 इंटू a/4। ऐसे वही किया हूँ, देखिए, ये देखिए √2। अब देखिए √2/4, 361 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 128 पिकोमीटर। मतलब आपका आंसर क्या है, ये आपका 128, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला अगर क्लियर रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में जो आपको मैं फार्मूला बताया था, सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का, बॉडी सेंटर का, अंतः केंद्रित घनी शैल, फलक केंद्रीय घनी शैल, सरल घनी शैल, इस तरीके से क्वेश्चन बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेटिस पॉइंट बिलोंग्स टू अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चलिए लेटिस पॉइंट मतलब समझते हैं हम क्या है। आपको बताया था जो पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए एक क्यूब मैं आपको बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। तो बताया था जो एटम कॉर्नर्स में होते हैं, जैसे ये क्या है आपका, एक कॉर्नर है, ये भी आपका कॉर्नर में एटम है, तो ये कहलाता है लेटिस पॉइंट, बताया था, ठीक है। आपको क्या पूछा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपको पूछा है लेटिस पॉइंट। तो भाई फेस सेंटर कब बनता है, एक तो आपका फेस में कितने एटम होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लेटिस पॉइंट बिलोंग टू द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 फेस है, ठीक है। और फेस सेंटर में जब आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कितना होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो 2 3 जा 6, तो टोटल कितना आएगा आपका 3। लेकिन यहाँ पे अगर आप टोटल लेंगे, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को पूरा मानेंगे कॉर्नर के साथ, तो 3 + 1 कितना आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि आप कॉर्नर के भी लेंगे, आप 8 इंटू 1/8 कॉर्नर का होता है, प्लस 6 इंटू 1/2 कितना होगा आपका, तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल लेटिस पॉइंट पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है, आर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है, एक टेबल बताया था कल, CTOR HMT वाला, याद करिए। यहाँ पे एंगल बताया था, A = B = C, अल्फा = बीटा गामा = 90। तो यहाँ पे वैल्यू दिया, देखिए A = दिया है, क्या दिया है 0.387, B = क्या दिया है 0.387, और C = ये दिया है। और पूछा है ये क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, आर्थोरोम्बिक है या रोम्बोहेड्रल है। तो देखिए आपका जो हेक्सागोनल की वैल्यू होती है, याद करो हेक्सागोनल में क्या होता है, A = B ≠ = C होता है, जाके चार्ट को देखिए। और इसमें होता है अल्फा बीटा = 90 होता है, और गामा क्या होता है 120 होता है। आप जाके टेबल को देखिएगा, वही वही एंगल मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है, आपका हेक्सागोनल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल हैज यूनिट सेल सच दैट। एक लास्ट आपको बताया था ट्राइक्लिनिक, याद करिए, जिसमें A ≠ B ≠ और अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा ≠ 90, ये तीनों not equal to होता है, इसका आंसर है ट्राइक्लिनिक। और उसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एग्जाम्पल दिया था, जिसमें ट्राइक्लिनिक जो सिस्टम होता है उसमें ना तो एंगल बराबर होता है, ना तो उसका एक्सियल डिस्टेंस, जिसको हम अक्षीय दूरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं वापस से लिख देता हूँ, ट्राइक्लिनिक का होता है अल्फा not equal to, बीटा not equal to, गामा not equal to 90, और A ≠ B सी। ये आपका क्या है, एक्सियल डिस्टेंस। ये कौन से सिस्टम का केस है, ये ट्राइक्लिनिक का केस है, याद रखिए ट्राइक्लिनिक का, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्ट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। जैसे क्यूबिक किसका होता है, आपका जिंक सल्फाइड का होता है क्यूबिक, तो 1 का क्या आएगा 4, ठीक है, ए का क्या आएगा 4, दो ऑप्शन में है। उसी तरीके से टेट्रागोनल होता है आपका, ठीक है। तो जो TiO2 होता है वो आपका टेट्रागोनल होता है, और हेक्सागोनल क्या होता है आपका ग्रेफाइट होता है, और ट्राइक्लिनिक क्या होता है आपका K2Cr27। देख लीजिए डी का 3 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। ए का 4, ठीक है, बी का 1 और सी का 2, तो ये आपका ये सही है। ये आप कहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, आपका जो टेबल आपको बना के दिया हूँ ना, उस टेबल में आपका सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको रिवाइज करते चलिए ताकि आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा बहुत कठिन क्वेश्चन है नहीं इसमें। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या PDF में आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना के देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। नहीं बनेगा, 5 क्वेश्चन मैंने दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये 4 और ये 5। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताइए सर कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या कर दूंगा, आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं हिंदी में एक बार समझा देता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, आपका बीसीसी के लिए बात कर रहा है। ए की वैल्यू दिया है 352 पिकोमीटर और रेडियस पूछा है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बीसीसी के लिए जो फार्मूला होता है 4r इज इक्वल टू √3a वाला, याद करो फार्मूला। इस फार्मूला को आप लगाइएगा और उसको सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, एंगल और एक्सियल डिस्टेंस की वैल्यू दिया है, आपको जानना है कौन से एंगल के लिए, आप उस टेबल में जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक यूनिट सेल है जिसका भी एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट बिलोंग्स टू विच क्रिस्टल, अभी आपको बताया हूँ, ये तो मैं बता ही दिया हूँ कौन सा सिस्टम है, ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें फार्मूला आपको डिराइव करना है, एन आयोनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ए कहाँ पे है, कॉर्नर में है, देखिए मैं बता देता हूँ, ए कहाँ पे कॉर्नर में है, और बी कहाँ पे है, बी है आपका सेंटर ऑफ द फेस, ठीक है, सेंटर ऑफ द फेस। अब आपको निकालना है क्या है, इसका फार्मूला निकालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपका मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपको मैं फिर से टॉपिक पढ़ाता हूँ, पैकिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, संकुलन क्षमता, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एफसीसी है या बीसीसी है, कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, और इसका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट देखेंगे। जैसे आप ऐसे देखे होंगे, इस तरीके की पैकिंग होता है, ठीक है। ये होता है 1 डायमेंशनल पैकिंग, फिर आता है आपका 2 डायमेंशन, ऐसा वाला जो सिस्टम आप पढ़ेंगे, इसको हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो चौथा जो 4 वीडियो डाला हूँ या 4 वीडियो डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, आप जाके चेक कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए, चलिए बीच से आपको उठाना नहीं है वीडियो को, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। फास्ट फॉरवर्ड में भी नहीं देखना है आपको वीडियो को, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है। और बात हिंदी का, मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश नहीं है, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन हिंदी में आपको क्लियर कर रहा हूँ। एकदम ही बोलोगे सर एकदम ही हिंदी में पढ़ाई, तो मैं उसको हिंदी में कर सकता हूँ, सो दैट कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।